लोग क्या हुए ओ हाँ, एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आमना का? आमना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या आप? ओके, कुछ क्वेश्चन कोई पूछ रहा था। बैक्टीरियल जीनोम होता है, हाँ हाँ, जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो मेजर Sir, you are free, sir. आई एम फ्रीज। Yes, sir. थोड़ा नेट आपके एंड पे वीक हो सकता है। हाँ सर। मेसोजोम से ऐसे होता है। हाँ नहीं सर। हाँ, सर एक क्वेश्चन। क्या हुआ आपके? हाँ अच्छा अच्छा, प्लीज वो म्यूट कर दो जिस किसी की तरफ ऑन है। प्लीज प्लीज प्लीज, जिसके एंड पे माइक्रोफोन ऑन है प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। हाँ तो देखो सर जी जी एक जी जी, बताइए बताइए बताइए। ये गेडू को कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिनन क्या होता है सर? क्या 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 क्या? गेडू को कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिनन बोला है या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन बोला है, ऐसा एक फिनोमिनन था पर वो समझ नहीं आया। किसको कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिनन किसको बोलते हैं? जेडी? पता नहीं है वो किसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिनन? हाँ जी, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी गेडू को कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिनन को शो करता है बोला, पर पता नहीं चला उसका। ब्लू ग्रीन एल्गी को कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना कहते हैं। कुछ डिस्कनेक्ट है बीच में क्वेश्चन में। शो करता है बोला। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना शो करता है, ऐसा? हाँ जी ब्लू ग्रीन एल्गी कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना शो करता है, ऐसा? हाँ जी हाँ जी, पर वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन तो किस चीज को कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं एक्चुअली। जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है जेनेटिक्स में वो जीन्स ही होते हैं। कुछ तुम क्लियरली मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होगा, है ना? कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग। हाँ, क्या 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 लिखा हुआ है? एक सेंटेंस है कि ब्लू ग्रीन algae shows गेडुको phenomenon और complementary chromatid adaptation। अच्छा 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 अच्छा, ओके। देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना, अच्छा मैं समझ गया किसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एडॉप्टेशन ये बोलते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो मेनली तो क्या होता है, वो एरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, है ना, मेनली एरोबिक कंडीशन में। लेकिन उनके कुछ जीन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकें, ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की उनकी जो स्पेशलिटी होती है उसको होते हैं फैकल्टेटिव काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, मींस दे आर फैकल्टेटिव, मींस दे आर एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसमें जो उनके कुछ जीन्स होते हैं वो उनके एक्टिव हो जाते हैं एनारोबिक कंडीशन में। जैसे कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर देखा जाए, लेग हीमोग्लोबिन वाला जो जीन होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो लेग हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसको हम जेडिको फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है भाई, अब समझ आ गया? मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो हाँ अच्छा, क्या हुआ? शॉर्ट में वो सर्टेन एरोबिक कंडीशंस और में, नॉट शॉर्ट एनारोबिक टर्म, कंडीशन नहीं नहीं सर, दोनों ही कंडीशन में। हाँ हाँ, दोनों कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडेप्टेशन बोलते हैं सर। राइट, एडेप्टेशन। ठीक है, इस कैपेबिलिटी को, मतलब इस फिनोमेना को जिसके थ्रू वो स्विच कर रहा है। वेलकम वेलकम बेटा। देखो अब हम लोग आ जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीनोम के बारे में, बैक्टीरिया का जीनोम। तो जीनोम तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बता दिया था, है ना? सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड। जीनोम बता दिया था बैक्टीरिया का, है ना? अब मैं आपको प्लाज्मिड बताता हूँ। अब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड क्या होता है ना? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मिड आपको 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड आपको पता है, और इस प्लाज्मिड से क्वेश्चन आप देखेंगे 12th के बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी हम दोबारा इस चीज को रिपीट करेंगे। अब देखो प्लाज्मिड क्या होता है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए आप बिल्कुल एकदम फोकस रहिएगा इधर पे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब कि क्या होता है
कि प्लाज्मिड नॉर्मल बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उस नॉर्मल बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग होता है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया में ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में नॉर्मली एक क्रोमोसोम हो गया, इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, है ना, यहां से, इससे यहां पर एक अलग होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जो क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा पाया जाता है, राइट। अब क्या होता है, दे कैन बी अप टू 1000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये कई सारे 1000 न्यूक्लियोटाइड बड़े हो सकते हैं, इनका जो लेंथ हो सकता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब देखो क्या होता है, इनको हम लोग ये बोलते हैं कि दे आर सेमी ऑटोनोमस, ये क्वेश्चन है, दे आर सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। तो हम प्लाज्मिड को कहते हैं कि सेमी ऑटोनोमस, तो प्लाज्मिड को सेमी ऑटोनोमस कहने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। देखो, पहले ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये ऑटोनोमस है। तो ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस वो होता है जो अपने लिए फ्री है। मतलब कि ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि वो जैसे डीएनए डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए को किसी की जरूरत नहीं है, डीएनए अपने से खुद से ही रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए के अंदर खुद से रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है ना, तो रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे जो नॉर्मल हमारा डीएनए होता है वो क्या है, ऑटोनोमस है, उसको खुद से रेप्लिकेट करना है, और अपने खुद के रेप्लिकेट करने के लिए खुद ही एंजाइम बनाता है, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए वो कमांड देता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस। जैसे कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं आपके बारे में बात करूं, तो आप क्या है, आप पढ़ने के लिए ऑटोनोमस है, ठीक है ना, मतलब कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, इसमें ना तो आपके मम्मी पापा इंटरफेयर करते हैं ना कोई इंटरफेयर करता है, लेकिन ठीक है, उसमें क्या है कि टीचर आपको क्या करता है, इंटरफेयर करता है, आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, वहां और वहां पे आपको उसकी हेल्प चाहिए, ठीक है। यू आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीचर, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको क्या होता है, व्हेन यू एनकाउंटर एनी डाउट यू इंटरेक्ट विद टीचर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई डाउट होता है आप टीचर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिपेंडेंट हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप पढ़ने के लिए सेमी ऑटोनोमस है ना। तो सेमी ऑटोनोमस में अब डीएनए के अंदर इसके अंदर खास बात क्या होती है, दे कैन रेप्लिकेट दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या हुआ कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है या बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा ये प्लाज्मिड हो गया। तो प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए इसकी जीनोम की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है, बट द रिक्वायर्ड एंजाइम बट रिक्वायर्ड एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय जीनोम। लेकिन क्या होता है कि अब ये वाला जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को डिवाइड करना है, प्लाज्मिड को 1 से 2 होना है, तो प्लाज्मिड को 1 से 2 होने के लिए, डिवाइड करने के लिए अब यहां पर सर्टेन एंजाइम्स की जरूरत होती है। ये जो एंजाइम्स होंगे, तो कुछ एंजाइम चाहिए होंगे, उन एंजाइम की हेल्प से प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होकर के दो प्लाज्मिड में फर्दर 2 से 4 में, 4 से 8 में ऐसे कन्वर्ट होता रहेगा। तो जब एक प्लाज्मिड दो प्लाज्मिड में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम को बनाने के लिए इस जीनोम को हेल्प करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं। प्लाज्मिड को कितनी कॉपी डिवाइड करनी है, कितनी बार डिवाइड करना है, कितने किस टाइम डिवाइड करना है, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय दिस प्लाज्मिड ओनली। बट फॉर सेक ऑफ रेप्लिकेशन इट रिक्वायर, आप नोट कर लीजिए, नोट करो, एक स्टेटमेंट नोट करो, आप इसको नोट करो पहले। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को बोर्ड, क्लियर? यस सर। ठीक है, आप हाँ इसको जी। नोट करिए, फिर मैं लिखवाता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, क्या कैन कैन बी कैन बी अप टू 1000 न्यूक्लियोटाइड, कैन बी अप टू 1000 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, कैन बी अप टू 1000 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड और वन न्यूक्लियोसाइड का कुछ आइडिया है, न्यूक्लियोटाइड का आइडिया है, याद तो होगा, पता तो होगा ना न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? किसी को कोई बेसिक बात पे कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना।
सर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड मेजरिंग? अच्छा ओके ठीक है, एक मिनट सुना। न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, होप ये दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट। तो ये हमारा हो गया, या हमारा या किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, किसी का भी डीएनए है ना। न्यूक्लियोटाइड ब्रेथ नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया यहाँ पर, ये तो दोनों हो गए हमारे स्ट्रैंड, और स्ट्रैंड के बीच में एक ही न्यूक्लियोटाइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक डीएनए हो गया है ना। तो एक डीएनए में ये 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है क्योंकि एक डीएनए की लेंथ फिक्स है। तो इनके बीच की जो जो लेंथ होती है वो आप ये कह सकते हो कि दिस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये तो फिक्स है ना। तो अब क्या होता है, ये नंबर ऑफ, तो एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इसकी लेंथ है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड में ये जो न्यूक्लियोटाइड है, दे आर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एक्चुअली बोलते हैं, बेस पेयर, इनको हम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के नंबर इस प्लाज्मिड में 1000 तक हो सकते हैं, मींस 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, लेकिन 1000 तक होते हैं। तो 1000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनना हो सकता है, ये इतना लंबा होता है। तो 1000 पॉइंट आप कर दोगे, आपको इवन मीटर में भी लेंथ पता चल जाएगी कि ये हो जाएगा 3400 एंगस्ट्रॉम लंबा हो जाएगा है ना। तो ऐसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि एक हमारा जो प्लाज्मिड हो सकता है उसकी लेंथ 1000 न्यूक्लियोटाइड तक भी हो सकती है, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा अभी? सर न्यूक्लियोसाइड सौम्या क्लियर हो गया ना? हेलो सर। न्यूक्लियोसाइड, अच्छा अब थोड़ा सा डीप जाओगे तो हाँ, वेलकम वेलकम बेटा। अब देखो क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ये 3 चीज मिलकर के फॉस्फेट है ना, ये 3 चीजें मिलकर के, तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये 3 चीजें मिलकर के बनाती है न्यूक्लियोटाइड है ना। और अगर आप इसमें से फॉस्फेट निकाल दीजिए, इन दोनों को काउंट करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यही डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड में, ये तीनों मिलकर के कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, और इन दोनों को मिलाकर के हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ना। और बाकी डिटेल में मैं आपको आपके तो जी न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड, सर मैं ये कह रही थी कि मतलब न्यूक्लियोटाइड में फिर से तुम्हारी न्यूक्लियोसाइड तो आवाज, होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोटाइड होगा ही में, होगा। मतलब न्यूक्लियोस, यू कैन से न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होगा ही होगा, ऐसे ना। आपकी वॉइस गायब हो गई, सर जी आप मुझे नंबर मैसेज ऑफ कर दो। प्लाज्मिड्स कितना हो सकता है एक सेल में? क्या क्या एक सेल में कितना एक सेल में नॉर्मली एक ही प्लाज्मिड होता है, 2-4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी ओके ठीक है, नोट कर लिया सबने, तो आगे चलते हैं। कर लिया सबने? यस सर। हेलो हेलो, कर लिया गुड, सर जी। हाँ जी कर लिया सर। ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कितनी तरह के हो सकते हैं, है ना। देखो नॉर्मली प्लाज्मिड का क्या रेलेवेंस होता है ना, प्लाज्मिड को क्या रेलेवेंट होता है। तो प्लाज्मिड आखिर क्या फंक्शन करते हैं, बताइए भाई, कोई बता सकता है कि प्लाज्मिड का क्या रेलेवेंस होता है, और प्लाज्मिड नॉर्मली फंक्शन क्या करते हैं, क्यों प्लाज्मिड पाए जाते हैं, या फिर ये बैक्टीरिया में ऐसे ही प्लाज्मिड पड़े हुए होते हैं, इनका कोई लेना देना कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं प्लाज्मिड के होने ना होने का, बता सकते हो? एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड या करते हैं प्लाज्मिड के होने शायद। लेने, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंटीबैक्टीरियल
एंटीबैक्टीरियल दवाई आया तो उससे बचने के लिए बैक्टीरिया में कुछ नया अरे कैरेक्टर बहुत बढ़िया, फीचर्स बहुत डाल बढ़िया। देते अरे वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। तब तो बहुत होनहार लड़के निकले। सही में देख के तो नहीं बता रहे हो? क्यों? हैं। अच्छा, देख के नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाया देखो, था पहले। अच्छा पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मिड का रेलेवेंस क्या होता है। जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होते हैं, तो सबसे पहले वो प्लाज्मिड होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। दूसरे क्या होते हैं, वो प्लाज्मिड होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोवाइड कराने वाले होते हैं, मतलब जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कोई प्लाज्मिड कलर प्रोवाइड करा रहा है ना, वो उसका एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके ऊपर सल्फर का उसके अंदर डिपोजिशन कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरा क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक जब मेडिसिन वहां पे मौजूद होती है, तो वो बैक्टीरिया को उससे बचाने का कोशिश करते हैं, उससे बचाने की प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो उसको बचाने के लिए एफर्ट डालते हैं, तो एफर्ट कैसे करते हैं, दे प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम, दे प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ द प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं, दे हैव नो फंक्शन, ठीक है, उनका किसी तरह का कोई काम नहीं। तो प्लाज्मिड तीन तरह के हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं, और विदाउट फंक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन प्लाज्मिड के बारे में अगर पूछा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं। प्लाज्मिड आर नॉन इसेंशियल डीएनए फॉर सर्वाइवर। मतलब कि अगर किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप ये मत सोचिएगा कि अगर प्लाज्मिड हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उस पर कोई ऐसा कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। नोट कर लीजिए, प्लाज्मिड आर नॉन इसेंशियल, प्लाज्मिड आर नॉन इसेंशियल डीएनए they are they are they are not essential for survival of bacteria, non essential for survival of bacteria. They may be of following type. एक और चौथा है फर्टिलिटी फैक्टर, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो फर्टिलिटी फैक्टर मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मिड के ये फंक्शन हो सकते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, कोई फंक्शन भी हो सकता, और ये फर्टिलिटी फैक्टर की तरह फंक्शन करते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर की तरह कैसे फंक्शन करते हैं, ये मैं आपको अभी इसके रिप्रोडक्शन में बताने वाला हूं। होप आपने नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि अब हम लोग यहां पे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड पढ़ चुके। बैक्टीरिया में रिजर्व फूड मटेरियल डालिए, व्हाट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया, व्हाट इज। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बैक्टीरिया में, रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। तो नोट करेंगे, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। लिपिड ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स और प्रोटीन। मैंने आपको सर कैप्सूल तो का स्ट्रक्चर मतलब बता दिया। हाँ, प्लास्टिड
सर प्लास्टिड हाँ आर जी। नॉन एसेंशियल डीएनए, मतलब नॉन एसेंशियल फॉर डीएनए, तो सर इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा, मतलब अगर पूछा जाए व्हाई? अच्छा, दे आर नॉन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, सो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर और ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑपरेटेड बाय और कमांड बाय दिस जीनोम ओनली। मींस ऑल द एंजाइम्स एंड ऑल द, देखो हार्मोन्स तो इसमें पाए नहीं जाते, ऑल द एंजाइम्स दे आर द कोडेड बाय जीनोम, राइट? सो ऑल नॉन एसेंशियल एंजाइम्स दे आर कोडेड बाय प्लाज्मिड। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो सभी एंजाइम जीनोम प्रोवाइड करा देता है, या जीनोम के जीन ही कोड करते हैं, उनको नॉर्मल प्लाज्मिड को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसलिए अगर प्लाज्मिड ना भी हो तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। समझ गए ना? देखो ओके क्या सर, है थैंक यू सर। ये, वेलकम वेलकम बेटा। ये वैसे ही है कि अब आप समझो, आपने खाना खाया और खाने में बटर हो या ना हो, ठीक है, उससे आपके खाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बटर होगा इट्स गुड, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा जी सा एक्स्ट्रा फ्लेवर प्रोवाइड करा देगा और आपको मजा आएगा। लेकिन बटर नहीं भी होगा तो भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो खाने में आप ये कह सकते हो कि बटर इज नॉन इसेंशियल पार्ट। इफ इट इज प्रेजेंट इट्स वेरी गुड, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट इट्स ओके, ठीक है। तो वैसे ही प्लाज्मिड, इफ इट इज प्रेजेंट इट्स वेरी गुड, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इट्स ओके। लेकिन सर इसके पहले जो मैंने आपको बताया ना जी, कि सेमी ऑटोनोमस है, ये जरूर याद रखिएगा, सेमी ऑटोनोमस नॉन एसेंशियल। हाँ प्लीज बताइए क्या पूछ रहे हैं? हाँ, अब बटर एक इक्वल टू प्लाज्मिड, राइट राइट मैत्री। बैक्टीरिया जो सर सर It does not dep- हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। बैक ये डिपेंड नहीं करता है सर जी, ये डिपेंड नहीं करता है सर जी, वो स्प्लिट होने में। स्प्लिट होने पे, हाँ स्प्लिट होने के लिए डिपेंडेंट नहीं है जीनोम पे, बिल्कुल नहीं। स्प्लिट होने के लिए जीनोम पे डिपेंडेंट नहीं है, स्प्लिट होने के लिए तो खुद में एंजाइम के डिसाइड लिए, करेगा कैसे स्प्लिट। एंजाइम के लिए जीनोम हाँ पर डिपेंड है सर जी, एंजाइम के लिए। राइट, एंजाइम के लिए जीनोम पे डिपेंडेंट है। मतलब उसको स्प्लिट होने के लिए जो एंजाइम, जैसे एक आप समझिए ना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये आपके थोड़ा सिलेबस से बाहर है, 12th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, 1 से 2 होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वैसे ही प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब जो पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज या जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो कोड करता है जीनोम वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अपने डिवाइड होने के लिए तो जीनोम पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसको डिवाइड होने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम बनाने का काम सिर्फ ये जीनोम ही करता है। इसीलिए इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं। इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। बाकी मैं आपको बायोटेक में 12th में पढ़ाऊंगा कि इसमें कितनी कॉपी बनेगी। इसमें एक साइट होती है ओराइसी, वो डिसाइड कर देती है कि एक प्लाज्मिड कितनी बार डिवाइड होगा, ये तक डिवाइड होता है, ये तक डिजाइन होता है प्लाज्मिड में। ये सब इंफॉर्मेशन प्लाज्मिड के पास खुद में होती है, ठीक है। अब कहीं कहीं अगर कहीं पे ऑटोनोमस वर्ड लिखा है तो वो गलत लिखा हुआ है, ये सेमी ऑटोनोमस है। अब देखो एक यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आप देखिए भाई साहब, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नोट करो, क्लोरोप्लास्ट इज नॉट फाउंड, क्लोरोप्लास्ट लाइक बॉडी इज नॉट फाउंड। photosynthetic bacteria, chloroplast like body not found. They have a special kind of, they have a special kind of structures. They are called chromatophores. Chromatophores, they have a special kind of structure called chromatophore, which help it in photosynthesis, which help it in photosynthesis. One last thing, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो किस चीज से बना होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसे बना होता है। देखिए, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बना करके बताया था कि ये बैक्टीरिया का कैप, ये सेल वॉल हो गया है ना,
ये बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई, ये बैक्टीरिया का ऊपर से कैप्सूल हो गया, कैप्सूल के नीचे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन तीनों वॉल को पेनिट्रेट करके यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे हुक होता है, शाफ्ट होता है, इसको शाफ्ट बोलते हैं ना, इसे शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर है शाफ्ट, इस शाफ्ट को हम लोग हुक बोलते हैं, ठीक है। ये जो शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम हुक कहते हैं। इस शाफ्ट जैसे स्ट्रक्चर से यहां पर जुड़ा हुआ एक, यहां पे एक इस तरह से गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है। इस गोल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बैसल ग्रैन्यूल। बैसल ग्रैन्यूल, ये बैसल ग्रैन्यूल जो होता है यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से ये बैसल ग्रैन्यूल के पास से शाफ्ट ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है, तो शाफ्ट रोटेट कर देता है। ये वैसे ही है जैसे हमारा फैन होता है ना, तो फैन में ऐसे ऐसे, फैन में हमारा एक शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट में फैन ऐसे ऐसे रोटेट होता रहता है, तो वैसे ही ये हिस्सा रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बैसल ग्रैन्यूल के पास में एटीपी खर्च होती है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, और एटीपी के एक्सपेंशन पे, मतलब एटीपी के स्पेंट हो जाने पे, एट द एक्सपेंशन ऑफ एटीपी दिस फ्लैजिला स्टार्ट्स मूविंग। अब फ्लैजिला से यहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है, और इसके मूवमेंट की वजह से बैक्टीरिया मूव कर पाता है। तो ये जान लीजिए कि बैक्टीरिया को, फ्लैजिला को मूव कराने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बना किस चीज से है? फ्लैजिला एक प्रोटीन से मिलकर बना है, इस प्रोटीन को हम लोग फ्लैजिलिन बोलते हैं, फ्लैजिलिन। नोट करेंगे, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिला फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जो फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन होती है, सॉरी, GELLIN, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है ये ऐसी होती है। अब ये जो फ्लैजिला है इसमें ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल से मिलकर के बनी होती है, इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ग्रैन्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं, और इनके अरेंजमेंट से ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लैजिला, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है वो इस तरह के, इसके स्फेरिकल बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये पाइप जैसे एक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? यहां तक फिजिकल स्ट्रक्चर क्लियर होगा? कोई डाउट हो पूछिए, तो फिर मैं आगे मूव करता हूं, फिर सर बताता हूं आपको ग्राम पॉजिटिव क्या होता है जी। क्रोमेटोफोर्स को क्लोरोप्लास्ट के एवोल्यूशन का कारण बता सकते हैं सर? देखो, क्रोमेटोफोर्स जो थे, क्रोमेटोफोर्स एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स में पाए जाते थे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया तो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, तो यूकैरियोट्स बनने के लिए, है ना, कुछ नए जीन्स आए जो अडॉप्ट कर पाए और जो ज्यादा लाइट लाइट एब्जॉर्ब कर पाए। अब क्रोमेटोफोर के अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये वाओ, तो क्रोमेटोफोर के अंदर इतना ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि ज्यादा अमाउंट को, लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, उसके अंदर कुछ नए पिगमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ये एक तरह से एडेप्टेशन था, इसलिए क्लोरोफिल बने जाकर। एक और बात, क्रोमेटोफोर जो होते हैं अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाने पर ये डैमेज हो जाएंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हाई लाइट इंटेंसिटी में डैमेज नहीं होगा। तो ये सब एडेप्टेशन फीचर थे जो धीरे धीरे डेवलप हुए। थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर जी। सर सर आवाज नहीं आ रही।
Hello, sir. Sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर तो पढ़ा रहे हैं। सर सर हेलो सर जी देखो। खसपाल, हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ हेलो हेलो खसपाल, हाउ आप लद्दाख से हो क्या? लद्दाख नहीं नवा इना in का नहीं नवा ini gyagar pigino sama kasam sama ha sewang itu sorba khaspel po yang jigino sama hindi हेलो pigino सर sama ya kas kula selit kan boy sa अच्छा खाता खत्ती तांदू की खिरे ने मानी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खत्ती दु खिराने वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? सर अब आई है, इतनी देर से जो भी आप पढ़ा रहे समझ ही नहीं आया। कुछ भी अरे यार बोलना चाहिए सर था। रिपीट है सर ना? रिपीट। सर इतनी देर से हम बोल ही रहे हैं। अरे सर कब से कहाँ बोल मैं देख रहा हूँ तुम लोग मजाक कर रहे हो आपस में, बोल कहाँ रहे हो? देखो मैं देख रहा हूँ। सर हम बोल रहे थे, अरे वही सर नहीं आ रही। आपको सुनाई मैंने नहीं बहुत बार टेक्स्ट किया था सर जी। अच्छा ठीक है, चलो फिर से तुम अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया था ब्लेफेरोप्लास्ट वाला, ब्लेफेरोप्लास्ट? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर उसमें भी आवाज नहीं थी। बिल्कुल नहीं क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कूल डाउन। अभी मैं फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो, पूरा एकदम समझाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई बारी टर्म्स जो होता है ना, कई बारी क्या हुआ कि एम्स में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि द शाफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज रिमेन्स कनेक्टेड विद, अब नीचे दिया है ब्लेफेरोप्लास्ट। भाई लोगों ने सिर्फ एक ही चीज पढ़ा है, बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट का नाम ही नहीं सुना। अभी क्या है, क्वेश्चन टिक नहीं किया, बोले सर पता नहीं ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, हमने तो बेसल ग्रेन्यूल पढ़ा। तो मैंने उन मूर्खों को बताया कि बेसल ग्रेन्यूल और जो ब्लेफेरोप्लास्ट है वो सेम थिंग। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपसे ये बताया था कि देखो लुक, यहां पर क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि ये पार्ट आपका कैप्सूल हो गया, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं मैं लास्ट क्लास में। ये वाला पार्ट हमारा सेल वॉल हो गया, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट हमारा है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया था यहां पे प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इस प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट से
यहां पर एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ग्रेन्यूल के जैसा दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल के जैसा दिखाई देता है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, वी कॉल इट बेसल ग्रेन्यूल। अब देखो ये जो बेसल ग्रेन्यूल है, तो मैं आपको समझा रहा था कि बेसल ग्रेन्यूल से एक यहां से एक शाफ्ट, एक छोटा सा रॉड कनेक्ट होता है। जो रॉड कनेक्ट होता है उसको अपन शाफ्ट बोलते हैं। जी 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 जी, जल्दी बताइए, पहले सुन लो। ठीक है, पहले सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपके। हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है ना, ये शाफ्ट है। ठीक है, तो शाफ्ट कहां से जुड़ा होता है? फ्लैजिला का हाँ, ये फ्लैजिला का पार्ट है। तीनों पार्ट फ्लैजिला के। फ्लैजिला है 3 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज बेसल ग्रेन्यूल, जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है। दूसरा, इससे कनेक्ट हुआ एक शाफ्ट होता है। इस शाफ्ट से अब निकलता है बाहर की तरफ ये फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इस तरह से हंटर जेके जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम ये बोलते हैं दिस इज व्हिपलैश स्ट्रक्चर, है ना। तो व्हिपलैश स्ट्रक्चर होता है, मतलब हंटर की तरह के स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि यहां पर एटीपी खर्च होते हैं, स्पेंट होते हैं। यहां पे एटीपी स्पेंट होता है, तो हमें पता है कि एटीपी से एनर्जी मिलती है, सबको पता है ना। एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें? एडीपी में, और साथ में क्या जनरेट होती है? एनर्जी। तो एटीपी के एक्सपेंशन पे या इसके खर्च हो जाने पे यहां पर अब एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये शाफ्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो शाफ्ट ऐसे मूव करती है, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से फ्लैजिला रोटेट करना स्टार्ट करता है। फ्लैजिला के रोटेशन की वजह से मूवमेंट होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ये जो मैंने आपको बताया, तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो एम्स का क्वेश्चन था, तो बेसल ग्रेन्यूल जो होते हैं इन्हीं को अपन कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट। तो बेसल ग्रेन्यूल एंड ब्लीफेरोप्लास्ट बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या होता है, एक आखिरी चीज जो मैं आपको इसमें समझा रहा था, यहां तक क्लियर है भाई आपको? सर अब देखिए, जी जी, हाँ हाँ, सर, ये आपने ऊपर हाँ बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, जरा एक्सप्लेन कर देंगे? अरे वो तो मैं तुम्हें बताने वाला था, मुझे तो लगा ये तुम कहानी समझ चुकी हो, तो नया टॉपिक था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताने वाला था। ये कहानी यहां तक पहुंच गई थी। सर नहीं हाँ, पता था। अभी अच्छा, पॉजिटिव और यहां तक नेगेटिव ये में समझ में आया कि आवाज नहीं? नहीं पहले आ रही। अरे छोड़ो ना, वो मैं बताऊंगा, वो तो इसके बाद बताने वाला हूँ। सर ये क्लियर है यहां सर तक? हाँ बताओ, सर जी, बोलो। यस बेटा बोलो। ये ये फ्ले ये फ्लैजिला पॉलीमर कह सकते हैं सर, इस फ्लैजिला हाँ प्रोटीन हाँ, तो को। मैं वही बताने वाला हूँ, फ्लैजिला किसका पॉलीमर है। अब देखो, ये जो फ्लैजिला होता है, अच्छा ये लोगों बताओ, मैं अंशी समझ, यहां तक समझ है? भूमि, हाँ सर आया। सोनम, यस आमना, सर। सबको, आया सौम्या, सर जी, आया। इट्स क्लियर? ठीक है, यस राइट। सर। ओके, अब देखिए, अब क्या है, समझो बात को। अब यहां पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, फ्लैजिला वाला पार्ट, दिस फ्लैजिला पार्ट, दिस इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। ये जिस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, इस प्रोटीन को अपन कहते हैं फ्लैजिलिन, है ना। ये फ्लैजिलिन नाम की, सॉरी, ये फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से मिलके बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या है? फ्लैजिलिन छोटी छोटी ग्लोबुलर प्रोटीन है। इस तरह से फ्लैजिलिन के छोटे छोटे बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इस तरह की शेप की जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, राइट। तो फ्लैजिला इस तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ये मैसेज। तो फ्लैजिला इस तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ना। अब देखो, ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से पाइप जैसे स्ट्रक्चर में। ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती हैं, ये इस तरह से अरेंज होती हैं, और इस तरह से अरेंज होकर के इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजिला का फॉर्मेशन करती हैं। तो नोट करो, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, फ्लैजिला इज flagella is made up of made up of a globular protein unit, globular
protein unit called flagellin. Full stop. They originate from basal granule or blepharoplast. They move or rotate at the expense of ATP. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि एटीपी इज करेंसी ऑफ एनर्जी, है ना? 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एटीपी के बारे में खूब पता होगा बच्चों को। Yes. बाकी कुछ पता हो ना हो, सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया जरूर पता होता। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा, वो कितना क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा हो उसको ही पता होता माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सेल में, ये तय है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? No, तुम सब तो sir. इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अब मुझे बताओ, एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में और एनर्जी प्रोवाइड होती है। एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होने में, आई रिपीट इट, एटीपी से एडीपी के कन्वर्ट होने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी जब ब्रेक होता है तो साथ में एक फॉस्फेट ब्रेक होता है, पीआई उसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका मतलब होता है। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। विद द यूज ऑफ दिस एंजाइम, बिना नेट पे सर्च किए हुए बताओ किस एंजाइम की हेल्प से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है? नहीं सर। Sir, ठीक है। peptide. एक guess. एटीपीएज बेटा, एटीपीएज, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे, एटीपीएज ये एंजाइम हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हारी पूरी बायोलॉजी में काम आती आएगी। ठीक है, स्वांग पढ़ो बेटा, मैसेज नहीं करो तो मैसेज बहुत खेल रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये आपके स्कूल में भी पूछा जाने वाला है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। पूछा जाने वाला है मींस मेरे को पेपर नहीं पता है, लेकिन ये है कि 99% टाइम ये टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। वो पूछते हैं भाई कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो देखो, अभी क्या है, हमें जो बीमार करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए डिजीज फैलाते हैं, है ना, डिजीज स्प्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या है ये देख लेते हैं। अब देखो, हमने बैक्टीरिया को, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन के बेसिस पे, मतलब स्टेन करना बोले तो कलर करना, तो बैक्टीरिया को स्टेनिंग के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक, सो दे वर डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू टू कैटेगरी। अब इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए क्या किया कि एक कुछ डाई कंपोनेंट लिया, है ना, जो डाई लिया, तो इन्होंने एक डाई लिया, उसको बोलते हैं वॉल्यूटिन ब्लू, है ना। तो वॉल्यूटिन ब्लू एक डाई के क्रिस्टल थे, इन्होंने इस डाई के क्रिस्टल लिए पहले बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया, तो कलर करने का बोले तो टेक्निकली स्टेन किया, स्टेन विद हेल्प ऑफ वॉल्यूटिन ब्लू। तो इन्होंने वॉल्यूटिन ब्लू से स्टेन किया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो गए, है ना। तो बैक्टीरिया ने, सभी जितने बैक्टीरिया थे वो ब्लू कलर के हो गए, ब्लू कलर बैक्टीरिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लू कलर के बैक्टीरिया थे, इन ब्लू कलर के बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश कर दिया। सो इट वाज वॉश्ड विद अल्कोहल। या तो अल्कोहल से वॉश कर सकते हैं या साथ में एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं, एसीटोन। तो अल्कोहल या एसीटोन से यूज किया। इसके बाद वॉशिंग के बाद क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया ने, अब इस वॉश करने के बाद सम बैक्टीरिया taken, or we can say bacteria retain blue stain or blue color, blue stain or color,
तो वो बैक्टीरिया जो ब्लू स्टेन या ब्लू कलर को रिटेन करते हैं, उनको हमने बोला क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरे वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने ये कलर नहीं लिया, अल्कोहल से वॉश करने के बाद उनका कलर चला गया, दे लॉस्ट कलर आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। तो इन बैक्टीरिया का अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलर चला गया। जिन बैक्टीरिया का कलर चला गया उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और यू हैव एनी डाउट? अगर आपके पास कोई डाउट है तो अब मैसेज कीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है। यस, इट्स क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर है? यही तो मैं भी पूछना चाह रहा था, तुमने पहले पूछ लिया। क्यों, किसमें कलर क्यों वॉश हो गया, बताओ भाई, कोई बता सकता है? नहीं वॉश नहीं, उसने किया कलर क्यों किया सस्टेन? पहले ये किया ही क्यों? उसने उन बैक्टीरिया को अलग करने के लिए कलर किया। कुछ बैक्टीरिया जो बीमार करने वाले डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से अलग करने के लिए उसने स्टेन किया। क्रिश्चियन ग्राम ने जो स्टेन किया, तो उस स्टेन के बेसिस उसने पाया कि वो बैक्टीरिया है ना जो कलर ले रहे हैं, सिर्फ वही बीमार कर रहे हैं, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं ले रहे हैं वो बैक्टीरिया बीमार नहीं कर रहे हैं। यहां तक सबने अच्छा नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। सबने नोट कर लिया भाई? यस सर। यस ओके, ग्रेट। अच्छा, तो अभी आप नीचे पहले एक चीज लिखो, नोट करो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर more resistant and having gram positive bacteria are more resistant and having tougher capsule and cell wall comparatively gram negative bacteria। अब देखिए भाई, हुआ यूं कि आखिर इन्होंने कलर क्यों ले लिया और ग्राम नेगेटिव वाले ने कलर क्यों ले लिया, ग्राम नेगेटिव ने कलर क्यों नहीं लिया? तो जो ग्राम पॉजिटिव, आपसे डिफरेंस भी पूछा जाएगा, आपको डिफरेंस स्कूल में या तो पूछा जाएगा व्हाट आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और डिस्क्राइब द स्टेनिंग प्रोसेस ऑफ क्रिश्चियन ग्राम, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा काइंडली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, काइंडली गिव द 3.3 डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तरह से आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत फेवरेट है टीचरों क्वेश्चन। तो अब देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, इनकी जो सेल वॉल थी, सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में क्या था? ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में, मतलब जिन्होंने स्टेन लिया, इनकी सेल वॉल में 80% से लेकर के 90% पार्ट था प्रोटीन का, ठीक है ना? यहां पे 10 to 20% था लिपिड वाला पार्ट, ठीक है? अब देखो हुआ क्या कि जब बैक्टीरिया को स्टेन किया गया तो प्रोटीन ने और लिपिड ने, दोनों ने कलर ले लिया, है ना? तो लिपिड वाले पार्ट ने, मेनली जो कलर होता है वो लिपिड वाले पार्ट में हुआ, ठीक है? अब क्या हुआ, इसमें लिपिड का अमाउंट कम था। अब जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एसीटोन या एथिल अल्कोहल में लिपिड वॉश अवे हो जाता है। यहां पर क्या हुआ, लिपिड वॉश अवे हो गया, तो लिपिड के साथ कुछ कलर तो चला गया लेकिन बाकी का कलर रह गया, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे, इनकी वॉल में कलर रह गया। क्योंकि अगर सीधे पूछा जाए, दे रिटेन कलर बिकॉज आफ्टर वॉशिंग द प्रोटीन स्टिल रिटेन कलर एंड द लिपिड अमाउंट इज लेस। अब दूसरा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि यहां पर 70% और उससे लेस दी क्या होता है, जो सेल वॉल है इसकी, सेल वॉल में 70% और लेस देन 70% यहां पर होता है क्या, प्रोटीन, और यहां पर जो अमाउंट होता है 30% के आसपास क्या होता है, लिपिड होता है। तो लिपिड के साथ में कलर वॉश हो जाता है, इसलिए ये कलर को रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों में एक डिफरेंस था, ठीक।
तो नोट कर लो इस दोनों डिफरेंस को, इसको नोट करो, दोनों के कॉम्पोजिशन को नोट करो। सर जी सर ग्राम नेगेटिव में भी 30% लिपिड है और ग्राम पॉजिटिव में भी 10 to 20 है, तो फर्क तो नहीं पड़ता है? इसमें एक्चुअली अमाउंट में लेस है ना, तो लेस अमाउंट में होने की वजह से जो कलर होता है, कलर वॉश अवे होता है, वो लेस कलर वॉश, मतलब टोटल तो नहीं रह जाता है, कुछ कलर वॉश अवे हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो वॉल होती है वो स्टेन को कैप्चर कर लेती है। यहाँ पे लिपिड का अमाउंट ज्यादा होने की सर वजह इसमें से भी तो प्रोटीन लिपिड का ज्यादा है, इसमें भी तो नहीं प्रोटीन का ज्यादा है। नहीं कंपैरेटिवली कम है, दोनों के कंपैरिजन में कम है, इसमें कंपैरेटिवली कम है, ये डिफरेंस है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है इस लिपिड की वजह से, लिपिड अमाउंट ज्यादा होने की वजह से जब अल्कोहल से वॉश करते हैं तो क्रिश्चियन ग्राम का जो वॉल्यूटिन ब्लू कलर है वो वॉश हो जाता है, ठीक है, लेकिन लिपिड कंटेंट यहाँ कम होने की वजह से जो कलर होता है वो कंप्लीटली वॉश नहीं हो पाता, दैट इज द डिफरेंस। आप नोट कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम वेलकम, इसको नोट कर लो बेटा। तो इसका मतलब ये कि लिपिड क्या कहते हैं, ट्रैप करता है कलर को? हाँ नहीं लिपिड इसका ये मतलब है लिपिड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन पोलर है ना, तो अल्कोहल नॉन पोलर है और लिपिड भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर नॉन में डिसॉल्व होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि फैट इज सॉल्युबल विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है सर जी, मतलब कलर तो ग्राम नेगेटिव में भी होगा मगर कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव से कम होगा, मतलब ये कहना चाहते हो आप? हाँ ग्राम पॉजिटिव है नहीं, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटली वॉश अवे हो जाएगा, ठीक है? इसमें थोड़ा बड़ा कलर रह जाएगा, स्टेन रह जाएगा। पर एक और खास, हाँ पर वहां पर 70% था प्रोटीन है, तो वो भी तो रिटेन कर सकते हैं ना सर वो कलर को? हाँ 70% प्रोटीन और 30% लिपिड है। वो कलर रिटेन नहीं करेगा सर, सारा तो वॉश अभी नहीं होगा ना। नहीं ये एक्चुअली इसमें लिपिड की, देखो एक्चुअली क्या है, समझो बात को, ये वाली जो लेयर है ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80 नैनोमीटर थिक, ये मोटी होती है, ठीक है, ये ज्यादा मोटी लेयर है, दिस इज 8 to 12 नैनोमीटर थिक, ठीक है, इसकी जो होती है थिकनेस कम होती है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोटीन का नीचे वाला जो कंटेंट होता है, एक नीचे प्रोटीन की लेयर होती है थिन सी, ठीक है, उसके ऊपर मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोटीन ज्यादा है, उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। अब जब इसको कलर किया गया, ठीक है, हाँ ठीक है मैत्री, अभी बताता हूँ। अब देखो क्या है, मेरी बात को बहुत थोड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे। यहां पर क्या है कि ये जो वॉल है वो पतली है, एक पतली सी लेयर है, उसके ऊपर 30% अमाउंट प्रोटीन की, सॉरी 30% फैट की कवरिंग है। अब हमने कलर किया तो ऊपर कलर चिपक गया, फैट में कलर चिपक गया, है ना, फैट में पूरा कलर चिपक गया। अब जब हमने अल्कोहल से वॉश किया तो फैट वॉश अवे हो गया, उसके साथ कलर भी वॉश अवे होगा, तो जब कलर साथ के निकल गया, वॉश अवे हो गया, तो अब हमने उनको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव, उन्होंने स्टेन नहीं लिया, ठीक है। क्लास 1.5 घंटे चलेगी सौम्या, ठीक है। अब देखो क्या है, दूसरा वाला क्या है, ये 80 नैनोमीटर है, इसमें क्या है, प्रोटीन, एक तो प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है और प्रोटीन लिपिड दोनों एक साथ मिक्स है, तो क्या है, लिपिड वाले पार्ट में थोड़ा बड़ा कलर लिया, मैक्सिमम पार्ट जो कलर लिया वो प्रोटीन वाले कंपोनेंट ने कलर को रिटेन कर लिया, और लिपिड वाले कंपोनेंट में थोड़ा बड़ा कलर रहा। तो अब जब हमने उसको वॉश किया तो 10% या 20% जो लिपिड था वो वॉश तो हुआ, उसके साथ कलर कुछ तो वॉश अवे हुआ, लेकिन तब तक प्रोटीन वाले कंपोनेंट ने काफी अमाउंट में कलर को एब्जॉर्ब कर लिया या रिटेन कर लिया, जिसकी वजह से अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी इनके अंदर कलर रह गया, इसलिए इनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, बताइए। हाँ अगर हम दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ कलर डालेंगे तो ज्यादातर तो ग्राम पॉजिटिव पे रहेगा कलर, ठीक है सर। हाँ ग्राम पॉजिटिव पे रहेगा। अगर ग्राम नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा कलर डाल देंगे, तो ग्राम नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा कलर डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा सर दोनों का नहीं, कलर, क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ 70% नहीं। प्रोटीन उसे ले लेगा। नहीं एक्चुअली अब प्रोटीन की लेयर तो नीचे है यार, प्रोटीन की लेयर तो देखो नीचे है, इस पे प्रोटीन की लेयर नीचे है, अब ऊपर ये फैट की लेयर है। लिपिड को पहले हमने वॉश कर दिया था ना। हाँ तो वही तो ना, प्रोटीन लेयर नीचे है, वॉश कर दिया,
अब यहाँ पे कलर चिपक गया, देखो वॉश कर ये ब्लू कलर यहाँ पे चिपक गया, ठीक है ना। सर आपने सर क्या सर किया, हाँ बोलो बोलो बोलो। वॉश कर देना, अभी अल्कोहल से वॉश कर देना सर, तो फिर आप वो बस लिपिड सर का सर लेयर चला गया ना सर। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो क्या है ना, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देखो ना, दोनों के स्ट्रक्चर में, आप सिर्फ कंपोनेंट में क्या, दोनों के स्ट्रक्चर में भी देखो। अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैत्री, ये इजी है, आप थोड़ा सा समझोगे तो हाँ बोलो। सर बस एक रीजन बता दीजिए कि क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ये टैप क्यों कर लेता है, उसमें वॉश क्यों हो जाता है और उसमें क्यों नहीं होता मैं है, वही वैसे बोल रहा हूँ, मेन रीजन ठीक है। क्या होता है? हाँ मेन रीजन वही तो मैं कह रहा हूँ कि लिख लो इसको, मैं पहले भी यही बता रहा था कि लिखो इसको, नोट करो। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दोस्त, तुम पहले इसे एक रीजन नोट करो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव more lipid component comparatively with gram positive, full stop. When we wash with alcohol, when we wash with alcohol, the dye wash away, and they loses color, full stop. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव less fat or lipid due to which even after washing they do not lose color completely. ये तीन डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको लिख करके आने हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना। और मैं आपको लिखा चुका हूं कि ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वही मेनली इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं, दे आर दी एक्चुअली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, आगे चलें, ठीक। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, आर्किव। हाँ अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि क्या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं? नो, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मतलब रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब देखो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन पे आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेवरेबल कंडीशन में, तो अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो फेवरेबल कंडीशन में ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, है ना। तो दिस इज बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो प्रोसेस होती है उस बाइनरी फिजन प्रोसेस में इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा। बाइनरी फिजन वाली प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज ए बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मीजोजोम वाला स्ट्रक्चर है। मीजोजोम वाले स्ट्रक्चर के साथ में यहां पर एक डीएनए इसका अटैच होता है जो कि सिंगल और सर्कुलर डीएनए है। ये जो मीजोजोम वाला जो पार्ट होता है ये धीरे धीरे जब बैक्टीरिया खा पी करके मोटा हो जाता है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ डिवीजन है 20 मिनट में, एट एवरी 20 मिनट, अगर भाई साहब कंडीशन फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए और फूड मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। इन ऑप्टिमम कंडीशन में बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है।
मीजोजोम नीचे की तरफ मूव करने लगता है। मीजोजोम जो आकर के इस वाली दूसरी वाली जो वॉल होती है, दूसरे तरफ जो वॉल मौजूद होती है, तो मीजोजोम आकर के यहां तक ग्रो करके इससे अटैच हो चुका होता है। अब क्या होता है, इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है और प्लाज्मिड होता है, दो प्लाज्मिड कन्वर्ट हो चुके होते हैं, मतलब ये डीएनए जो सर्कुलर इसका जीनोम है, ये जीनोम दो पार्ट में कन्वर्ट होकर के ये इधर चिपक गया होता है, ठीक है। और ये जीनोम दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका जो प्लाज्मिड होता है, दोनों प्लाज्मिड कन्वर्ट हो गए, आधे आधे ऑर्गन कन्वर्ट हो, और इसके बाद यहां पर डिवाइड करके दो छोटे छोटे बैक्टीरिया के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। इसके बाद फिर से बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को लेते हैं, खाते पीते हैं, मोटे हो जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, राइट। इस प्रोसेस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन ये बाइनरी फिजन होता कब है? ये बाइनरी फिजन तभी होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, राइट। सो दिस इज बाइनरी फिजन, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, राइट। अब देखो, तो ए हो गया बाइनरी फिजन। दूसरा क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर क्या होते हैं? जब बैक्टीरिया को ये लगता है कि खाने की कमी हो गई है बाहर एनवायरमेंट में, या फिर वहां पर डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है, फूड नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो फूड और वाटर जब अवेलेबल नहीं होता, मतलब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो अपना मीजोजोम से ये प्लाज्मिड इसका डिटैच हो जाता है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ये इसकी सेल वॉल हो गई, सेल वॉल से ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसका जीनोम हो गया, जो डीएनए है और जीनोम है। देखो यहां पर कंडीशन क्या हुई, मीजोजोम से जीनोम अलग हो गया, ये इसका डीएनए वाला कंटेंट है, डीएनए इसका अलग हो गया, ठीक है। और ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट था, वो भी सेल वॉल से डिटैच हो गया, है ना, वो सेल वॉल से अलग हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि इसके चारों तरफ भी ये एक हार्ड कवरिंग सीक्रेट कर लेता है ना, ये एक हार्ड कवर लेता है, ये एक मोटा सा हार्ड कवर हो गया, और इस मोटे से हार्ड कवर के नीचे सेल वॉल है। सेल वॉल और ये जो एक्सटर्नल कवर है ना, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल वॉल या एक्सटर्नल कैप्सूल, ये एक्सटर्नल कैप्सूल हो गया। ये सेल वॉल और इसके बीच में यहाँ पे एयर भरी होती है, और हमको ये पता है कि एयर इंसुलेटर की तरह फंक्शन करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर भरी हुई होती है। अब इसके अंदर ये वाली जो वॉल है, दिस इज सेल वॉल, ये याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये वाली जो वॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेट हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म अपना मैक्सिमम वाटर लूज करके कंसंट्रेटेड हो गया है, सो दिस इज प्रोटोप्लाज्म, और ये हो गया जीनोम। अब इंडोस्पोर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, दे कैन बियर आउट प्लस एंड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, इतना टेम्परेचर बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसीलिए कंटामिनेटेड फूड में अगर कोई वेजिटेबल है, कोई फूड है, तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जाता है, वो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर चले जाते हैं। फिर जब वो जाकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो एंडोस्पोर एचसीएल की प्रेजेंस में फट जाते हैं। फटने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर फेवरेबल कंडीशन पा जाता है और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और हमको आपको बीमार कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने? कौन वाला? सर प्लीज। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला एंडोस्पोर वाला, देखो, अच्छा हाँ ठीक है, एंडोस्पोर वाला मैं हाँ बताता सर, हूँ। दिखाई नहीं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा? ग्राम पॉजिटिव है, आया ग्राम पॉजिटिव है, ये ये क्या कह रहा ग्राम है? पॉजिटिव समझ नहीं आया सर थोड़ा। अच्छा ग्राम पॉजिटिव समझ नहीं आया, ठीक है, फिर से समझाते रहो। पहले तुम ये तो नोट करो, एंडोस्पोर। हाँ तुम जी, कहाँ भी वहीं यस पड़े हुए हो, आगे मूव नहीं करके आए? हाँ जी, ग्राम पॉजिटिव में अटके हुए हो अभी, ठीक है, पहले इसको नोट करो। यस सर। सर जी एंडोस
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, हम आपको नहीं सुन पा रहे। सर 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 हेलो हेलो हाँ हाँ WhatsApp का हेलो जेते दो ना थोपाई सर कितने नंबर है ना इन Sir? बा या पिक्चर्स वाजो वाजुंग रहा पात कितने नंबर का नहीं तो थोपा ग्रुप नंगने वा अच्छा अच्छा यार आवाज आ रही है? आ रही है ना अभी आवाज? Yes, sir. अब आई. Yes, sir. अब आई. अच्छा आवाज चली गई थी, नोट करो। एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड परफॉर्म्ड in unfavorable condition, in unfavorable condition they can bear more and less than, they can bear more or less than 100 degree centigrade temperature, more or less than 100 degree centigrade temperature. They are responsible for spreading, they are responsible for spreading disease because along with food when they along with food when they reaches to along with food when they reaches to our stomach, capsule rupture and capsule rupture and they start dividing, they start dividing. ठीक है, क्लियर? अब देखो मैं अभी तुम्हें फिर से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फिर से वाइंड अप करते टाइम बता दूंगा, ठीक है ना? अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल 100% समझा दूंगा उसके बाद ही, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी एक बार फिर से समझाऊंगा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ये आप कंप्लीट कर लो, ठीक है ना? जिससे कि हमारा सिलेबस भी चलता रहे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं 12th का जो सिलेबस होता है, 12th के सिलेबस को वाइंड अप करने में जितना टाइम चाहिए होता है उसका 20-25% टाइम मिनिमम इतना चाहिए होता है 11th के सिलेबस को वाइंड अप करने में। आप देखेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स 23 हैं आपके और 12th में सिर्फ 16 चैप्टर हैं, तो आप सोचिए 6 चैप्टर आपके ज्यादा है और उनमें भी एक बहुत बकवास वाला चैप्टर है जिसको बायोमोलिक्यूल आप बोलते हो। बायोमोलिक्यूल से नीट में इसका वेटेज बहुत कम है, लेकिन बायोमोलिक्यूल से आपके स्कूल वाले बहुत पूछते हैं एंड वो आपको हवा नहीं लगेगी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, आई क्लेम आपको हवा नहीं लगेगी। okay? बच्चे बहुत डर जाते हैं उससे, आप देखिएगा आपको मजा आएगा एक बार देख करके, है ना? तो थोड़ा सा सिलेबस का भी पेस बना रहना चाहिए, है ना? अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन can take place in either we can say in bacteria or in monera. बताओ, sexual reproduction is possible in monera or bacteria or not? हाँ मैत्री, अभी मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक बार फिर से समझाता हूँ, है ना? सिर्फ ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ एक बारी। Okay, sir. नॉट पॉसिबल शायद सर, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? So for your kind information, sexual reproduction is quite possible in bacteria and it takes place. ठीक है? अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है और किससे होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पिलाई, तो पिलाई का रेलेवेंस क्या होता है, ठीक है? या पिलाई और फेम्ब्रेनेई में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए। देखो
जब मैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो एक ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस है, अब देखो मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आपको यहीं पे समझा रहा हूं। बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस है, तो ये आपका एक बैक्टीरिया हो गया, है ना। बैक्टीरिया के आउटर सरफेस में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पाए जाते हैं, छोटे छोटे, है ना। आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये फ्लैजिला नहीं है, आपको मैं पहले से बता देता हूं। ये जो हेयर लाइक क्या है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर की हेल्प से बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे टिश्यूज में, हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में, उनमें सब में चिपक जाता है। तो एंकरिंग का काम करते हैं, हमारे टिश्यूज के साथ एंकर कर लेता है, चिपक जाता है, जिससे कि आसानी से उसी जगह पे चिपका रहे और न्यूट्रिशन लेता रहे। ये जो है इन हेयर्स को, ये जो छोटे छोटे हेयर्स है, इनको हम कहते हैं फाइब्रिनेई। फेम्ब्रिनेई याद रखिएगा, फेम्ब्रिनेई भी पूछा जा चुका है नीट में, है ना, फेम्ब्रिनेई। अब क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं 1 to 4 नंबर्स भी याद रखिएगा यहां पर। तो फेम्ब्रिनेई आप देख रहे हैं ये आउटर सरफेस पे सिर्फ मौजूद है, इनकी अंदर वाली सरफेस से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर बाहर तक 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक इनके अंदर कुछ ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिलाई, ठीक है, पिलाई, ठीक है। ये जो पिलाई होते हैं, PILLI लिखते हैं इसको, लेकिन पढ़ते हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं पिलाई। पिलाई जो होते हैं ये सिर्फ पाई जाती हैं, जिन बैक्टीरिया के ऊपर पिलाई पाई जाए उन्हें हम मेल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। या आप उन्हें मेल बैक्टीरिया बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बैक्टीरिया भी उन्हें बोलते हैं, या हम मेल बैक्टीरिया को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ईदर वी कॉल देम मेल बैक्टीरिया और वी कॉल देम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऐसे वो बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का फाइब्रिनेई तो पाया जाता है लेकिन पिलाई जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं, या इनको हम जस्ट सिंपली नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। सो दे हैव फाइब्रिनेई मींस स्मॉल हेयर फॉर एंकरिंग, बट दे डू नॉट हैव पिलाई लाइक स्ट्रक्चर, सो दीज आर नोन एज फीमेल बैक्टीरिया। तो इनको हम फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो फीमेल बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं को हम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट, वी कॉल देम फीमेल बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया। अब एक और खास बात देखिए, यहां पर क्या होता है, इसके अंदर इसका अपना जीनोम है ना, और उसके अंदर इसका अपना जीनोम है। तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया का यहाँ पे जीनोम है, ठीक है, और इसके अंदर भी अपना खुद का जीनोम है ना, इसके अंदर भी, ठीक है। ये दोनों का अपना जीनोम बोले तो सिंगल सर्कुलर डीएनए है ना, दोनों का अपना अपना डीएनए है। साथ में इस वाले के अंदर प्लाज्मिड है और उस वाले के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। कांटेक्ट में आने से पहले ये वाला जो बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, और प्लाज्मिड डिवाइड करके इसमें 2 प्लाज्मिड बन चुके होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, आने के बाद ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दोनों बैक्टीरिया जब कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट में लाने का जो फंक्शन करता है, ये पिलाई जो होता है, पिलाई क्या करता है, दोनों बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। पिलाई के पेनिट्रेट कर जाने की वजह से यहां पर दोनों बैक्टीरिया में जो ये ब्रिज बनता है, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब या ब्रिज बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले इस वाले बैक्टीरिया के अंदर इसका जीनोम इसके पास ही रहेगा, उसका भी जीनोम इसके पास है। इसके अंदर से जो प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड यहां से चला जा करके और इस वाले के अंदर प्लाज्मिड चला जाता है। प्लाज्मिड कैरेक्टरिस्टिक लेकर के जाता है, तो क्या होगा, दोनों बैक्टीरिया इसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब खत्म हो जाती है, दोनों ही बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं। जब दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं तो अब आखिर इस डीएनए के ट्रांसफर से हुआ क्या, भाई डीएनए ट्रांसफर हुआ है तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो इनके अंदर ट्रांसफर हुई होगी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हुई, आप देखिएगा, समझिएगा, इसका खुद का जीनोम इसके पास में, इसका भी जीनोम इसके पास में। अब क्या हुआ, ये प्लाज्मिड के ट्रांसफर हो जाने की वजह से यहां पर इस मेल बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें पिलाई मौजूद थी, मेल बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक थे इसके अंदर भी पिलाई आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जो फीमेल बैक्टीरिया था वो भी मेल में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में
जो F नेगेटिव बैक्टीरिया था, इट गेट कन्वर्टेड, तो हुआ क्या, F पॉजिटिव, है ना, F पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, और इसकी वजह से F नेगेटिव बैक्टीरिया भी जो हुआ वो F नेगेटिव बैक्टीरिया F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब फीमेल मेल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। समझ आया कि नहीं आया भाई लोगों, ये बताओ। क्लियर? सर। सर जी आपने कहा था प्लाज्मिड्स जेनेटिक में प्लाज्मिक्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं, पर यहाँ पर तो किया सर। हाँ अच्छा, ये तो मैंने कहीं नहीं कहा कि प्लाज्मिड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करते, मैंने बोला प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। नहीं देखो, और मैंने आपको जब अभी मैंने आपको टाइप ऑफ प्लाज्मिड पढ़ाया ना, तो मैंने आपको टाइप ऑफ प्लाज्मिड में पढ़ाया है कि दे वर्क एज फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। इन्हीं प्लाज्मिड को, इस तरह के प्लाज्मिड जो ट्रांसफर होते हैं, इन्हीं प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। ये प्लाज्मिड के अंदर जीन पाए जाते हैं। हाँ, टाइप ऑफ प्लाज्मिड में मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी फैक्टर की तरह भी कुछ प्लाज्मिड बिहेव करते हैं। सर रिप्रोडक्शन में न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होना चाहिए ना, यहाँ पर तो पहले जनरेशन का कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ ना, एक देखो क्या होता है, जब डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है हमारे आपके अंदर, हमेशा जब न्यू जनरेशन बनती है तो डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, ये डीएनए जो है, ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपने पेरेंटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सिंगल सेल है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है, तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हमेशा जब जेनेटिक्स के टर्म्स में हम देखते हैं तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म इसके लिए यूज करते हैं। सर तो ह्यूमन का डीएनए का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करेंगे तो हम उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे सर, क्योंकि हाँ नहीं निकल के आएगा कैरेक्टर। बिल्कुल अगर आप किसी भी ह्यूमन को उसका डीएनए का कंफर्मेशन अगर उसको आप चेंज कर दें तो वो नए ऑर्गेनिज्म की तरह, आप उसको नई स्पीसीज भी कह सकते हैं। अगर आप मेरा डीएनए का कंफर्मेशन चेंज कर पाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बॉडी के डीएनए का, तो मैं एक नई स्पीसीज का ह्यूमन होऊंगा। पहली बात, आप बोलोगे दिस पर्सन इज नॉट होमो सेपियन, फर्स्ट थिंग, इस आदमी की स्पीसीज अलग है। दूसरी चीज, आई एम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, आई एम नॉट ए ओल्ड ऑर्गेनिज्म। हाँ सर जी, आपने वो चाइना वर्सेस चेन्नई का फिल्म देखा था? एक साउथ का मूवी आता है, मैं ऐसी मूवी नहीं देखता यार। वहां पर एक डीएनए चेंज होता है ना सर, डीएनए चेंज होता है ना वहां पर। अरे वो सब तो वो सब मूवी ऐसी होती है, वो साइंस फिक्शन नहीं है यार भाई, वो तो हॉलीवुड देखा करो, हॉलीवुड साइंस फिक्शन होती है, ठीक है। ये तो ऐसे बना देते हैं, दैट इज द एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट यार, नथिंग एल्स, ठीक है। साइंस सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का, बिल्कुल सही। चलो अच्छा, इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो देखो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है कि सपोज दैट हमारी बॉडी में, ये देखिए, हमारी बॉडी में 23+23 क्रोमोसोम मौजूद है। अब इसके अलावा अगर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा भी मौजूद है, उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब हमारे क्रोमोसोम के अलावा एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि अगर बात बोली जाए कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो ट्रांसजेंडर में आप देखते हैं 23, ठीक है ना, 23, तो 23 में 22 हमारे ऑटोसोम होते हैं, एक्स और वाई होना चाहिए। अब इस आदमी के अंदर एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो गया, 23+23 और प्लस वाई, है ना, एक एक्स वाई। तो इसके अंदर क्या हो गया, या यूं कह सकते हैं 22+22 प्लस एक्स वाई वाई, तो एक क्रोमोसोम। ये जो होगा इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे। इसके अंदर जो भी डीएनए होगा उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जब आता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक लेकर के आता है। अभी क्लियर है? ओके सर, यस सर। देखो, जैसे हम जो ट्रांसजेनिक बनाते हैं ना, ट्रांसजेनिक बनाते हैं, है ना, जो ट्रांसजेनिक बनाते हैं, ट्रांसजेनिक स्पीसीज, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हाँ, तो कोई बाहर से डीएनए ला करके डाल देते हैं, ठीक है, बाहर से डीएनए हमने डाला, उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सर जीन एडिटिंग और ये सेम है क्या?
हाँ, जीन एडिटिंग, ये बिल्कुल साहब, जीन एडिटिंग यही होती है। जीन एडिटिंग, जीन काउंसलिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तीनों टर्म एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप टर्म है। हम लोग पढ़ेंगे 12th में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बायोटेक्नोलॉजी। ओके सर। हाँ ठीक है भाई, सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए? बहुत सारे लोगों ने कुछ मैसेज किया, लेट मी चेक द मैसेज। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो भैया बोलो। वो हाँ बोलो बोलो बोलो। रिप्रोडक्शन करते वक्त सर जो लड़की लड़का बन जाता है। हाँ राइट, फीमेल मेल बन जाता है, फीमेल मेल। तो फीमेल बैक्टीरिया के केस खत्म में नहीं हो जाता है सर? अगर नहीं वो नहीं, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक उसके चले जाते हैं, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक सर खत्म नहीं, लेकिन फीमेल ऐसे में मरता नहीं कमी है। नहीं हो जाएगी सर? फीमेल ऐसे में कमी नहीं हो हाँ जाएगी जी। मेल पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया की? नहीं, कमी कहाँ हुई? इसके अंदर तो कुछ कैरेक्टर आ गया, चला थोड़ा ना गया है, इसके अंदर तो एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। फीमेल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, कुछ गया थोड़ा ना है, आया है, क्योंकि एक्स्ट्रा डीएनए आया सर तो उस मतलब अगर वो कैरेक्टरिस्टिक लेके वापस आया गया थोड़ा रिप्रोड्यूस ना। करेगा तो वो क्या कहते हैं फीमेल ही बना, मतलब वापस रिप्रोड्यूस करेगा तो फीमेल कैसे बनाएगा? नहीं, वापस रिप्रोड्यूस करके वो फीमेल नहीं बन सकता, वो मेल बन गया है, ये बैक्टीरिया मेल बन गया है, ये दोबारा से फीमेल नहीं बन सकता, ये रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकती। सर तो फीमेल जेनेटिक्स में रिवर्स बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं खत्म हो होती है। जाएगा शायद। सर मैं भी पूछ रही थी, फीमेल बैक्टीरिया हाँ, खत्म हो फीमेल जाएगा का फिर? एग्जिस्टेंस, राइट, फीमेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर बाद में हाँ रिप्रोडक्शन बिल्कुल, कैसे होगा फीमेल उनका? बैक्टीरिया बाद में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब नए कैसे बनेंगे भाई? बाइनरी फिजन से भी तो हाँ बनना सर, है, ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे? बाइनरी फिजन से भी तो बनना है ऑब्वियसली। हाँ? बाइनरी फिजन के थ्रू भी तो उधर फीमेल डिवाइड कर रहा है। फीमेल बेटा देखो, हाँ ठीक आमना, है सर। फीमेल क्या होता है बेटा, जो ऑलरेडी जैसे ये वाला बैक्टीरिया है, तो अभी तो ये हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो कर रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फीमेल बैक्टीरिया बनते रहेंगे। देखो भाई साहब, एक 24 आवर में एक सिंगल बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके 10 टू पावर 33 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता रहा तो 24 घंटे में, 24 आवर में एक बैक्टीरिया से 10 टू पावर 33 फीमेल बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये साथ में फीमेल बैक्टीरिया बनना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर, ये रेयर फिनोमेना है। बाइनरी फिजन इज वाइडर स्प्रेड फिनोमेना एंड दिस इज वेरी कॉमन फिनोमेना। आई एम क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ये जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस वाज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट, इट वाज नॉट फॉर योर स्कूल। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं जो मैं आपको एक्सक्लूसिवली। ओके ग्रेट ग्रेट, सबको समझ में आ गया। अब मेरा एक आखिरी क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सिंपल है, अब मेरी आप बात समझिएगा। तो मैं आपको ग्राम पॉजिटिव है ना, इसमें कुछ लिखवाना तो नहीं है? अच्छा, नहीं सर। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, इसी का क्वेश्चन है। क्लास कब तक? क्लास तो बेटा डेढ़ घंटे। हाँ यार, 1.5 घंटे तो होने वाले, क्लास तो ओवर होने वाली है। रुको रुको रुको, क्लास ओवर होने वाली है, मुझे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव समझाने दो। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते खो गया। सेक्सुअल मेल भी बन सकते हैं? नहीं नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल से फीमेल नहीं बन सकता, फीमेल से मेल बन सकता है। अब देखो जल्दी से क्विक, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। और मैंने आपको बैक्टीरिया मतलब प्रोटोजोआ कंप्लीटली करा दिया, सिर्फ पढ़ाना है आर्की बैक्टीरिया और लो ग्रेन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पूरा खत्म कर देंगे, किंगडम ही खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके। देखिए अब क्या है कि मैंने आपसे बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है जो फैट होता है ना, फैट या यूं कहें लिपिड, लिपिड का कंटेंट होता है कम इनकी वॉल में, है ना। तो अब हमने क्या किया कि ग्राम पॉजिटिव मतलब किसी भी बैक्टीरिया में हमने यहां पर वॉल्यूटिन ब्लू, ठीक है, ये डाई मिला दी, इस ये एक तरह से डाई है। मेरा अभी क्वेश्चन में पूछूंगा, ये मैंने इसमें एक डाई मिला दी।
जब मैंने इसमें डाई मिला दी तो अब इसने कलर ले लिया है ना, वोलेटिन ब्लू कलर, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने इसने कलर ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन लिपिड का कंटेंट बहुत कम था, तो हुआ यूं कि अब हमने इसको वॉश कर दिया, धो दिया। ठीक है, वॉश किससे किया, इसको हमने अल्कोहल से वॉश किया, या यूं कहें इसको एक और से वॉश कर सकते हैं, एसीटोन, दोनों में से आप किसी चीज से वॉश कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल से वॉश करो चाहे एसीटोन से। अब हमने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद क्या हुआ कि फैट के साथ में, समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना, फैट के साथ में जो डिसॉल्व कंडीशन में फैट की लेयर के साथ में जो वोलेटिन ब्लू था वो तो बह गया। तो बहने के बाद, लेकिन वो जो वोलेटिन ब्लू बहा या उसके साथ वॉश अवे होगा, वो बहुत कम अमाउंट में वॉश अवे हुआ। ठीक है, इसकी वजह से फैट कम था, तो वोलेटिन ब्लू जो इसकी सरफेस से वॉश हुआ वो बहुत कम वॉश हुआ। तो बहुत कम वॉश हुआ, तो बाकी जो बचा हुआ वोलेटिन ब्लू था वो कलर इसकी सेल वॉल में चिपका रह गया, लगा रह गया। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर के बने रह गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन्होंने जो ये ब्लू कलर ले लिया या पर्पल कलर ले लिया, इसलिए इनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। दोज बैक्टीरिया विच आर पॉजिटिव फॉर द डाई कॉल्ड वोलेटिन ब्लू। ठीक है, अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी यही सीन था। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या था कि हाई फैट का कंटेंट था, हाई फैट, ठीक है ना, और थिन वॉल थी। ठीक है, इसकी वॉल बहुत पतली थी, बहुत पतली वॉल, 10 to 12 नैनोमीटर की, 8 to 12 नैनोमीटर की, ये 8 to 12 नैनोमीटर की बहुत पतली वॉल थी। इसके ऊपर फैट का कंटेंट हाई था। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें वही फिर से वोल्यूटिन ब्लू डाई डाली। ठीक है, वोलेटिन ब्लू डाई मिला दी। उसके बाद हमने इसको सेम प्रोसेस से इसको क्या किया, वॉश कर दिया अल्कोहल से। तो वॉश अल्कोहल से जब किया, तो अल्कोहल से वॉश करने की वजह से इसमें फैट कंटेंट ज्यादा था, जिससे जब हमने अल्कोहल से वॉश किया तो पूरी की पूरी डाई जो थी वो वॉश अवे हो गई। अल्कोहल से वॉश कर, कंप्लीट डाई वॉश्ड अवे, तो पूरी की पूरी डाई वॉश हो गई, जिसके वजह से दे लॉस्ट कलर। इसकी वजह से इनका पूरा का पूरा कलर चला गया। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कलर को रिटेन नहीं किया, या यूं कहें कि ये वोलेटिन जो ब्लू कलर है इसको रिटेन नहीं कर पाए। तो जो बैक्टीरिया वोलेटिन ब्लू कलर को रिटेन नहीं कर पाए अपनी बॉडी में, उनको हमने ग्राम नेगेटिव कहा। अब अगर आप मेरे से ये रीजन पूछो कि सर वो क्या रीजन था जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर को रिटेन नहीं कर पाए, तो सिंपल और स्ट्रेट आप देखेंगे सभी बुक में यही दिया हुआ और यही आप पढ़ेंगे। ठीक है, और यही आपको आंसर देना है, सिंपल और स्ट्रेट, देयर इज अ सिंगल रीजन दैट gram negative bacteria have thin wall and this thin wall have high content of lipid. That's why the lipid content along with the lipid content complete wash away. ठीक है, इससे ये कलर रिटेन नहीं कर पाए। Is it clear to each and everyone? सर यस सर। सर इसका मतलब ये है कि मतलब ब्लू कलर उसी ने रिटेन किया, जो सेल जिसकी सेल वॉल थिक थी उसी ने सिर्फ ब्लू कलर को ट्रैप किया और बाकी ने वॉश अवे कर दिया, यही रीजन था ना? यही रीजन था। और क्यों किया, क्योंकि लिपिड का कंटेंट थिक वाले में कम था और थिन वाले में ज्यादा था, लिपिड कंटेंट। क्लियर? जी सर। हाँ, अच्छा एक और बात, अब मुझे एक क्वेश्चन, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? मैं पूछ रहा था सर। हेलो सर। सर मैं पूछ रहा था सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज चली गई। हेलो, सर ने क्लास खत्म कर दी। ठीक, नहीं क्लास नहीं खत्म की सर, इधर ही कहां जाएंगे? ठीक है सर हाँ बोलो जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन था कि
जब हम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दोस्त। अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करते हैं तो चला जाता है कि वो कलर। हेलो, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही दोस्त, तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, तुम मैसेज कर दो जल्दी से। अच्छा सर आ रही है बाकी लोगों से मेरा क्वेश्चन ये था, सब लोगों से मेरा क्वेश्चन इनफैक्ट, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वॉल्यूटिन ब्लू कलर को नहीं लेते, मतलब उनके ऊपर डाई नहीं चढ़ती है, तो क्या उनको किसी दूसरी डाई से स्टेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो कौन सी, और नहीं किया जा सकता तो क्यों? प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। नहीं किया जा सकता है सर जी। अच्छा, सीधे सीधे है, कैंसर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, और बाकी किया जा लोग? सकता है। अच्छा किया जा सकता है, तुम क्रांतिकारी आदमी, बताओ जल्दी से क्यों? क्योंकि वो अभी हमने फैट में डिसॉल्व होने वाला है, वॉल्यूटिन एक फैट वॉल्यूटिन को फैट पकड़ लेता है ना सर, और जब फैट निकल जाता है तो वो कलर भी निकल जाता होगा। अगर हम ठीक है, फैट को निकाल के प्रोटीन जो पकड़ता है उसे स्टेन कर दे तो। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब तुम जल्दी से नाम बताओ, किससे किया जा सकता है, किससे हम कर सकते हैं? वो पता नहीं है सर। वेरी गुड, सैफ्रेनिन से। नोट करिए जल्दी से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नोट करो, नोट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बहुत बढ़िया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी स्टेन्ड विद, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी स्टेन्ड विद a dye called safranin. Gram negative bacteria can be stained with a dye called safranin. ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन था। लिख दीजिए, जी, बताइए क्या क्वेश्चन था? स्पेलिंग बता दीजिए। सर अच्छा, सैफ्रेनिन की SAFFRA सैफ्रानिन, SAFFRANINE सैफ्रेनिन। सर जी जी बताइए, आपकी क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन था कि वो ग्राम पॉजिटिव में कलर शायद रह जाता है क्योंकि वो लिपिड ने थोड़ा सा ही कलर लिया होता है और थोड़ा सा ही कलर चला जाता है, बाकी कलर रह जाता है। ये रीजन होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है, एकदम सही रीजन। ग्राम नेगेटिव के लिए लिपिड सबसे ज्यादा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब लिपिड चला जाता है कलर भी चला जाता है, ये कहना है। वेरी गुड, ग्रेट, एकदम आपसे बच गया, यही बात है। सबको क्लियर है अभी तक? कोई किसी को डाउट तो नहीं? भूमि अच्छा, कुछ लोग साइलेंट रहते हैं। अच्छा चलो, आमना क्वेश्चन पूछती रहती है। सौम्या, यू आर साइलेंट टुडे हैं? सर हाँ जी। ये अगर हम सेल वॉल जो जहाँ पर लिपिड होता है वहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल डाल दे तो फिर क्या होगा सर? एक्सेस वॉल्यूटिन जहाँ पे ये मुझे साउंड कहीं से आवाज शोर आ रहा है कहीं से यार, मतलब किसका माइक्रोफोन, किसी की तरफ से शोर आ, प्लीज बाकी लोग माइक्रोफोन अपना ऑफ कर दो, बहुत तेज शोर आ रहा है। अरे किसी ने टीवी चला रखी है क्या? प्लीज बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ करो। कौन है भाई? अच्छा, सोनम तुम्हारे यहाँ से आ रही क्या, या स्वांग? कौन? कापशेल किधर से आवाज आ रही है? अच्छा, तुम्हारा नहीं है? सर अभी आवाज। मेरा क्वेश्चन हाँ, आप बताओ, अब तो हाँ। ये क्या कह रहा था वो? हाँ, अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल में बहुत सारा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल डाल दे, जो जब हम क्या कहते हैं, वो लिपिड ने जितना पकड़ना होगा उतना पकड़ लिया, पर तब भी हम डालते चले गए तो, और फिर नहीं होगा, नहीं वॉश कर देंगे नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, उसका क्या है कि कॉम्पोजिशन होता है ना, लोग तो बहुत बेसिक लेवल बात कर रहे हैं, इसमें लिपिड पाया जाता है, और दूसरा हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है।
लेकिन ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि ग्लाइकोलिपिड का क्या कॉम्पोजिशन है, ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि प्रोटीन का क्या कॉम्पोजिशन है। ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर डाई को एब्जॉर्ब कर ही ले, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो लिपिड, आप ये भी समझो, ये जरूरी नहीं कि जो लिपिड किसी मतलब वॉलेटिन ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है वही लिपिड सैफ्रेनिन को भी कर ले। तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वॉलेटिन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कलर ले ही लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम सैफ्रेनिन से ही हमें करना पड़ेगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमेशा सैफ्रेनिन से कलर करते हैं। और सैफ्रेनिन आपको बता देता हूं, ये ऑरेंज और रेड कलर की डाई होती है, ये भी नोट कर लीजिए ब्रैकेट में, ऑरेंज रेड कलर की डाई। सर सोनम, यू डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। सर सब कुछ क्लियर है ना? ऑरेंज क्या? सब कुछ क्लियर है ना सबको? सर सोनम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आया? अच्छा अच्छा, ठीक है। सर ऑरेंज क्या? ठीक है। सर ऑरेंज रेड ऑरेंज है सर। मेरा अरे क्वेश्चन, बालक बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? ये पूछ रहा था कि हाँ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ सर सेफ्रेनिन क्या है? ये सेफ्रेनिन ऑरेंज कलर है बेटा, सैफ्रेनिन। मैं बता रहा था कि सैफ्रेनिन का ऑरेंज कलर होता है। वो आयोनिक है, ऑर्गेनिक है सर? हाँ सैफ्रेनिन आयोनिक है, ऑर्गेनिक है सर? नॉन पोलर है, पोलर है? सैफ्रेनिन नहीं 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 नहीं, इनऑर्गेनिक है। तो मतलब सैफ्रेनिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो मतलब सैफ्रेनिन इनऑर्गेनिक है। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल क्या है? वोल्यूटिन ग्रेन्यूल ऑर्गेनिक है? वोलेटिन वो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो सब तो फिर ये सब इनऑर्गेनिक डाई है, ऑर्गेनिक डाई नहीं है, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक डाई। लिपिड ऑर्गेनिक है ना सर? लिपिड नॉन पोलर है ना? हाँ लिपिड ऑर्गेनिक है। तो फिर हाँ लिपिड नॉन पोलर है। लिपिड तो फिर लिपिड वो वोल्यूटिन को वो कैसे एक्चुअली क्या होता है? अरे सुनो तो, लिपिड सिर्फ सिंपल वो फॉस्फोलिपिड होता है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। फॉस्फो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप ये दिस इज नॉट कंप्लीटली प्योर लिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड होता है एक्चुअली, उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, तो उसके ऊपर बाकी भी कंपोनेंट तो होते हैं, वो बाकी कंपोनेंट क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसे टोटली नॉन पोलर कंपाउंड नहीं कह सकते ना सर? नहीं, टोटल नॉन पोलर नहीं है एक्चुअली। जब हम लोग इसका, आपको मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके दो पार्ट होते हैं। एक वाला पार्ट होता है नॉन पोलर, वो अंदर की तरफ होता है, दूसरा होता है इसका हेड होता है वो पोलर होता है, वो बाहर की तरफ होता है। तो इसमें दोनों एंड पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड पाए जाते हैं लिपिड में, है ना, फॉस्फोलिपिड में, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड को आप कंप्लीटली हम नॉन पोलर नहीं कह सकते, दिस इज पोलर नॉन पोलर, इसमें दो पोलरिटी पाई जाती है। एक और क्वेश्चन था कि अगर हमने कहा कि अल्कोहल और एसीटोन से वॉश करेंगे तो वो कलर निकल जाएगा ना, क्योंकि वो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है। अगर हम दूसरे नॉन पोलर से भी वॉश कर सकेंगे तभी तो निकलना तो चाहिए ना सर, क्यों नहीं निकलता है दूसरे? तो नॉन पोलर से वॉश करोगे तो इस पे भी नहीं निकलेगा, इस पे भी नहीं निकलेगा, इस पे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि फैट के ऊपर क्या सब फैट की, देखो फैट की जो लेयर है मेरे भाई, देखो ऐसे है, ये है फैट की लेयर। इसमें क्या है, यहाँ पर ये इस तरह के कंपोनेंट है, ये इस तरह से कंपोनेंट है। ऊपर वाला हिस्सा इसका नॉन, नीचे वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा नॉन पोलर है, ये वाला हिस्सा पोलर है। इसके बाद भी इसके ऊपर यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, दे आर एक्चुअली दे आर द फॉस्फोलिपिड, और ये क्या होते हैं, ये साथ में इसके ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चिपके हुए होते हैं। अब क्या होता है, इसके ऊपर डाई आकर के चिपक गई, ठीक है, चिपक गई। अब चिपक गई, बॉन्ड इसके साथ बना लिया, अब आपने वॉश किया तो ये पूरा का पूरा ये हिस्सा उड़ गया, तो कलर तो चला ही जाएगा इसके साथ, ठीक है। नहीं है ना, इसे वॉश करने के लिए हमें नॉन पोलर कंपाउंड चाहिए होगा ना सर? नहीं, वॉश तो नीचे पूरा लिपिड साथ में, नॉन पोलर पार्ट तो बहुत है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अल्कोहल और एसिड, ओके सर वाटर से वॉश करेंगे तो नहीं होगा ना सर? नहीं होगा बेटा, क्योंकि होते हैं ये वाटर तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा, इसको कंप्लीटली वॉश क्योंकि वो पोलर है ना, सकता सेल वॉल से, क्योंकि वो पोलर है तो इसलिए वो उसे निकाल नहीं सकते ना। हाँ, वो उसका इसका सिर्फ ऊपरी पोलर है ना, ऊपरी एंड नॉन पोलर है, लेकिन नीचे वाला तो पोलर है ना, ये सॉरी ये वाला नॉन पोलर है, ये नीचे वाला एंड तो पोलर नॉन पोलर है, ये वाला तो पोलर ऊपर वाला, तो वाटर ऊपर चिपक जाएगा, हाइड्रोफिलिक एंड पे वाटर चिपक जाएगा, लेकिन हाइड्रोफिलिक वाले एंड को वहां से निकाल के नहीं ले जा पाएगा।
अगर पोलर अच्छा ठीक है, आप ओवर करें, देखो ना वॉश कितना करने की टाइम देख रहे कोशिश हो। करेंगे तो पोलर कंपाउंड से वॉश करने की कोशिश करेंगे तो वो फंस जाएगा ना, वहां पर चिपक जाएगा। तो फिर नॉन पोलर तो हम किसी से हाँ कर सकते हैं सर। ठीक है, क्यों अल्कोहल और एसीटोन की है यहाँ पर? नॉन पोलर से, तो जब नॉन पोलर को करोगे तो वो नीचे से पूरी की लेयर को रिमूव कर देगा, मोटी तो सी वो लेयर जो है उसको सिर्फ पूरी को हम रिमूव कर देगा, ऐसा है। हम ठीक है, किसी भी तो वाइंड नॉन अप करते पोलर हैं। से कर सकते हैं ना सर? अल्कोहल और एसीटोन ही नहीं होगा ना शायद? लास्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं, मेनली अल्कोहल और एसीटोन इफेक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाइंड अप किया जाए, बहुत देर हो गई है ना, देखो कितना टाइम हो गया, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना, थैंक यू अब सर। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ पूछ लेना। ठीक है, वेलकम वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर।